स्टूडेंट्स, आज फिर अनसॉल्व के क्वेश्चंस 2024 का सेट 1 चल रहा है। कल मैंने थर्ड का सी पार्ट डिस्कस किया था, आज थर्ड का डी पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए थर्ड का डी पार्ट है। ये क्वेश्चन कहता है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई एक पासे को एक बार फेंका जाता है। द नंबर ऑन द डाई इज अ मल्टीपल ऑफ 3 इज डिनोटेड बाई ई। एक इवेंट ई डिनोट की जा रही है कि नंबर ऑन द डाई इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इवेंट ई के बारे में बताया, अगर पासे को आप फेंकें तो टोटल सैंपल स्पेस क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड 6। दीज आर द 6 आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। अब इवेंट ई के बारे में ये है कि इवेंट ई ये कहता है कि द नंबर ऑन द डाई इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 इसमें कौन कौन से नंबर्स हैं? तो इसमें देखिए कायदे से तो 3 है और 6 है, जिसमें 3 मल्टीपल के रूप में आता है। तो इवेंट ई में 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे 3 और 6। फिर आगे बोलता है कि एंड द नंबर ऑन द डाई इज इवन इज डिनोटेड बाई एफ। और नंबर डाई पर इवन है, इस इवेंट को एफ से डिनोट किया जाता है। तो एफ में कौन से एलिमेंट्स होंगे? तो देखिए इवन इसमें कौन कौन से हैं 2 4 और 6। 3 एलिमेंट्स आर देयर इन द सेट एफ ऑफ इवेंट एफ। अब आपसे पूछा जा रहा है आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आपसे पूछा जा रहा है आर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये पूछा जा रहा है आपसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इट इज द क्वेश्चन, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यू नो दैट इफ द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, if E and F are independent events, then क्या होना चाहिए? then होना चाहिए P E intersection F is equal to PE multiplied by PF। दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो यहाँ पे PE क्या होगा? PE बताइए क्या फार्मूला होता है? NE बाई NS, ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हैं? 2 हैं, 2 हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कितने? 6। तो आ गया 1/3। इसी तरीके से PF क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट F। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। सो व्हाट आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F? They are 3 in number, so 3/6 that is 1/2. Now E intersection F भी निकालिए आप लोग। तो E intersection F, E और F में कॉमन क्या है? कॉमन पार्ट ऑफ E एंड F। तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 6 है, इधर भी 6 है, इधर तो इवन नंबर्स हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 6। ये आपका 6 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? PE इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी को देखिए। PE इंटरसेक्शन F होगा NE इंटरसेक्शन F बाई NS। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें कितने एलिमेंट है? 1 है, तो 1/6। अब आप देखिए क्या PE PF का मल्टीप्लीकेशन PE इंटरसेक्शन F के बराबर है? तो इधर देखिए PE इंटू PF करते हैं हम लोग। तो what is P? P is 1/3 and what is PF? PF is 1/2। तो 1/3 into 1/2 is 1/6 which is equal to PE intersection F। ये PE intersection F के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि इवेंट्स E and F are independent events। So E and F are independent events। ये आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये प्रूव होता है। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, 4th का ए पार्ट है। इट इज द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन। यू हैव टू डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू cos of x to the power sin of x। These type of questions are very hit questions for the UP board examination। यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो हम लोगों को लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉगरिथम्स ऑफ बोथ साइड्स, एग्जाम में आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑफ
बोथ द साइड्स लॉग लीजिए तो क्या हो जाएगा, लॉगरिथम्स ऑफ y इज इक्वल टू लॉगरिथम्स ऑफ cos x टू द पावर sin x। अब आप जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, पावर पहले आ जाती है, तो ये हो जाएगा sin x log of cos x। नाउ दिस शोज दैट हमने क्या पाया कि log y इज इक्वल टू sin x log of cos x। Now let us take this as the first function, this as the second function, differentiate it with respect to x। इसका differentiation क्या होगा, 1 by y dy by dx is equal to, पहले का करिए d dx of sin x, दूसरे को छोड़िए डॉट log cos x, फिर पहले को छोड़िए और दूसरे को करिए d dx of log cos x। This shows that 1 by y dy by dx is equal to d dx of sin x is cos x, d dx of sin x is cos x dot log cos x plus sin x and d dx of log cos x is 1 by, क्योंकि log x का डिफरेंशियल क्या होता है, d dx of log x होता है 1 by x, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 by cos x, और cos x का फिर करेंगे तो आप चेन रूल से तो आपका माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो इससे ये आपका आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई cos x log ऑफ cos x, फिर माइनस साइन एक्स बाई cos x हो जाएगा tan x, और साइन x और है तो माइनस साइन एक्स tan x। अब इसमें y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू क्या है cos x की पावर sin x, फिर आपका आ गया cos x log ऑफ cos x माइनस sin x tan x। दिस इज द आंसर, यह आपका dy बाई डी एक्स इसका निकल के आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का बी पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ लीप ईयर। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी of 53 Sundays in a leap year. So what you know about leap year? So leap year contains 366 days. लीप ईयर में क्या होते हैं 366 डेज होते हैं होल। तो 366 डेज में अगर हम देखें तो लिख सकते हैं इसको 364 डेज प्लस 2 डेज मोर, 364 डेज प्लस 2 डेज मोर। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 364 डेज में 52 कंप्लीट वीक्स पढ़ते हैं, फिर इसमें क्या हो जाएंगे 52 वीक्स कंप्लीट पढ़ेंगे और 2 डेज मोर पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक वीक में 1 वीक में 7 डेज होते हैं। 52 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 ज़ा 14, 1 7 5 ज़ा 35, 1 36, 364 पूरा हिसाब किताब है 364 डेज का 52 वीक्स में, और 2 डेज मोर है, और हमें निकालनी है 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए 52 वीक्स में 52 संडे तो होंगे ही, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। जहां पे संभावना होती वहीं पे प्रोबेबिलिटी का जन्म होता है। तो मेन टारगेट हमारी ये 2 डेज हैं। तो ये 2 डेज कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए कौन कौन से हो सकते हैं 2 डेज के बारे में देखते हैं। तो हो सकते हैं संडे मंडे, या फिर मंडे ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर वेडनेसडे थर्सडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे और संडे। इसके अलावा नहीं हो सकते। तो इस तरीके से टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, टोटल आपके टोटल केसेस कितने आ गए, देखिए गिनिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। और इसमें संडे 53 संडे कब आएंगे, 52 संडे तो पूरे होंगे ही 52 वीक्स में,
लीप ईयर में 2 दिन ज़्यादा होते हैं, तो वो 2 दिन जो है उसमें संडे किस में आ रहा है, देखिए इस फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है संडे मंडे, या फिर लास्ट ग्रुप में आ रहा है सैटरडे संडे। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 2। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर, ये आपका हो जाएगा क्या फार्मूला वही है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2, दो में संडे है तो 52 में एक संडे और जुड़ जाएगा, 53 संडे हो जाएंगे, और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है 7, तो 2/7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 4th का सी पार्ट है। इट इज रिलेटेड टू लाइन, ये लाइन से रिलेट करता है। तो इसमें टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5 2 -4। तो गिवन टू फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू किससे पास कर रही है, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है वो है 5 2 -4 and parallel to the vector and parallel to the वेक्टर कौन सा वेक्टर है, ये आपको है 3 कैप i प्लस 2 कैप j माइनस 8 कैप के, ये है। तो आपने पढ़ा है इस तरह की इक्वेशन क्या होती है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ सच लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इसको वेक्टर ए, इसको हम वेक्टर के रूप में वेक्टर ए बोलते हैं, इसको वेक्टर बी बोलते हैं। तो होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ सच लाइन इज ऑफ द फॉर्म वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ये आप बखूबी जानते होंगे इस फार्मूले को। तो इसमें आप बस रख दीजिए वेक्टर बना करके, वेक्टर आर, वेक्टर ए क्या हो जाएगा 5 कैप आई प्लस 2 कैप जे माइनस 4 कैप के प्लस लैम्डा, व्हाट इज वेक्टर बी, इट इज 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे माइनस 8 कैप के। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कैप आई, तो 5 प्लस 3 लैम्डा कैप आई प्लस 2 लैम्डा कैप जे, फिर प्लस -4 -8 लैम्डा -4 -8 लैम्डा कैप के। सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक बात और छोटी सी महत्वपूर्ण इसमें है कि अगर कभी क्वेश्चन में ये कह दे कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, पैरेलल ना बोल करके इन द डायरेक्शन बोले, तब भी उसको आप पैरेलल ही समझिएगा, क्योंकि डायरेक्शन का मतलब वो उसके पैरेलल है। तो इसका मतलब फार्मूला आपका यही लगेगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। You have to find the value of this term, these vectors in the multiplication form, in the addition form। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ये ध्यान रखना है जो पहले वेक्टर हो वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में हो बाद में लिखा जाएगा। मेरा मतलब ऑर्डिनरी का मतलब ये नहीं कि जैसे हम 2 × 3 करते हैं या 3 × 2 करते हैं तो बात एक ही होती है, ये नहीं, इस केस में ये नहीं होता है। ये वेक्टर प्रोडक्ट है और वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ नियम होते हैं। फिर आगे प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी
प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी. नाउ यू कैन राइट इट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी को मैं लिख सकता हूँ माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, क्योंकि आप जानते हैं, जानना चाहिए आपको कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर इसकी पोजीशन बदलते हैं तो ये हो जाता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, मतलब साइन रिवर्स हो जाता है. अगर यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, रिवर्स साइन हो जाता है. ये इसका नियम होता है, तो इसका आपको नियम को देखना पड़ेगा. बी क्रॉस सी को मैं ऐसे लिखता हूँ, बी क्रॉस ए को मैं इसी नियम के तहत माइनस ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ. सी क्रॉस ए को ऐसे ही लिखिए और सी क्रॉस बी को उसी नियम के तहत बी क्रॉस सी लिख सकता हूँ. अब आप देख सकते हैं कि ये ए क्रॉस बी, ये माइनस ए क्रॉस बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस ए कट गया और आंसर आ गया वेक्टर 0. देखिए वेक्टर में ही आंसर आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप स्केलर क्वांटिटी में दे दें, क्योंकि वेक्टर्स का ही एडिशन है तो आंसर भी वेक्टर में ही आएगा. वेक्टर 0 एक नल वेक्टर होता है जिसके सारे कंपोनेंट 0 होते हैं, तो आंसर आपका वेक्टर में आएगा. तो इस प्रकार से आपको मैंने ये क्वेश्चन ही बताया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th का ए पार्ट है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है. इसमें लिखा हुआ है इफ आर इज द रिलेशन लेस देन, इफ आर इज द रिलेशन लेस देन, कौन सा रिलेशन है? लेस देन का रिलेशन है. लेस देन फ्रॉम ए फ्रॉम एक सेट ए है, ए में एलिमेंट्स है 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टू बी 1 4 5 ये है. फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स करस्पॉन्डिंग टू आर. ए से बी में रिलेशन है, मतलब ए के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में पहले आएंगे, बी के बाद में आएंगे, इसका यही मतलब है. तो टू फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, टू फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स करस्पॉन्डिंग टू आर, ये आपको फाइंड आउट करने हैं. तो बताइए भाई आर में क्या क्या आ जाएंगे? लेस देन का रिलेशन है, छोटे होने का मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है, अगर ए कामा बी की बात करें, ए अगर सेट ए को बिलोंग करता है, बी अगर सेट बी को बिलोंग करता है, आर डिफाइन है ए से बी में, तो इसका मतलब है कि ए इज लेस देन बी, ऐसा होना चाहिए ए इज लेस देन बी. ए जो है वो बी से लेस होना चाहिए, ए जो है बी से लेस होना चाहिए. इस तरह का रिलेशन है. तो इसको कैसे करेंगे? देखिए अगर हम दोनों के, भाई आप जानते हैं कि कार्टीजन प्रोडक्ट से ही रिलेशन का जन्म होता है. आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दो सेट हैं तो रिलेशन का जन्म कैसे होता है? आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये होता है. मतलब कार्टीजन प्रोडक्ट से ही होता है. अब कार्टीजन प्रोडक्ट तो 1 का जैसे 1 से करेंगे, 1 का 4 से, 1 का 5 से, फिर 2 का 4 से, फिर 2 का 1 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से. लेकिन हमें अपने दिमाग में इस लेस देन की बात रखनी है. और ए से बी में है तो ए के एलिमेंट पहले आएंगे और बी के एलिमेंट बाद में आएंगे, लेकिन लेस देन का हमें ध्यान रखना है. तो लेस देन का ध्यान रखना है तो अगर हम 1 1 के बीच में देखें, अगर ऑर्डर्ड पेयर को देखें, जब कार्टीजन प्रोडक्ट करेंगे 1 1, तो 1 1 तो दोनों बराबर है, तो लेस तो हुआ नहीं, 1 1 इज नॉट लेस देन 1. अगर 1 4 को देखें, हाँ बिल्कुल 1 इज लेस देन 4, तो ये लेंगे. फिर 1 का 5 से देखें, 1 इज लेस देन 5, बिल्कुल 1 5 भी लेंगे. अब 2 को देखो तो 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 तो बड़ा है 1 से, तो इसको नहीं लेंगे. 2 इज लेस देन 4, बिल्कुल लेंगे, 2 4 लेंगे और 2 5 भी लेंगे क्योंकि 2 इज लेस देन 5. फिर 3 1 नहीं लेंगे, 3 4 लेंगे, बिल्कुल 3 4 से छोटा है, 3 5 से भी छोटा है, बिल्कुल लेंगे. फिर 4 की बात देखते हैं तो 4 इज ग्रेटर देन 1 नहीं लेंगे, 4 इज इक्वल टू 4 नहीं लेंगे, 4 इज लेस देन 5 बिल्कुल लेंगे, 4 इज लेस देन 5 लेंगे हम लोग. फिर 5 से देखिए तो 5 1 से बड़ा है, 5 4 से ही बड़ा है और 5 5 के बराबर है, तो आगे हम नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे. तो ये जो रिलेशन है ये ए से बी में जो बता रहे हैं वो पूरा डिफाइन होता है. अब इसमें उल्टा भी पूछ रहे हैं आपसे, आल्सो डिफाइन दिस रिलेशन फ्रॉम बी टू ए.
also to define this relation from B to A, B से A में डिफाइन करो, मतलब B को पहले लिख लो सुविधा के लिए। B क्या है आपका 1 4 5 और A क्या है आपका, A में 5 एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, ये आपके हैं। और वही रिलेशन है आल्सो डिफाइन दिस रिलेशन, तो लेस देन, लेकिन फ्रॉम B टू A, तो अब B के एलिमेंट छोटे होने चाहिए, पहले आएंगे। B से A में डिफाइन है, मतलब हम B क्रॉस A करके देखेंगे, तो इसका मतलब है कि B के एलिमेंट A से छोटे होने चाहिए। तो इसका मतलब इस रिलेशन को चलो हम किसी और तरीके से डिफाइन करते हैं, R डैश से, वो रिलेशन R डैश हो गया। तो देखिए जरा, 1 तो 1 के बराबर है, 1 2 से छोटा है, बिल्कुल 1,2 होगा, 1 3 से भी छोटा है, 1,3 होगा, 1 4 से भी छोटा है, 1 5 से भी छोटा है। फिर 4 की बात करें तो 4 1 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, 4 4 के बराबर है, हाँ 4 5 से छोटा है। फिर 5 की बात करते हैं तो 5 1 से बड़ा, 5 2 से बड़ा, 5 3 से बड़ा, 5 4 से बड़ा और 5 5 के बराबर है। इसका मतलब इसके आगे कुछ नहीं आएगा। ये रिलेशन हो गया फ्रॉम B टू A। और कौन सा रिलेशन है, लेस देन। लेस देन का मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकेंड एलिमेंट, मतलब एलिमेंट ऑफ B इज लेस देन एलिमेंट ऑफ A। तो इस तरीके से ये 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा आया। यही इसकी प्रोसेस है समझने की, और रिलेशन फंक्शन का चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये एक मैट्रिक्स दिया है, you have to find the value of x y z such that this matrix is satisfying this equation a dash a is equal to I। तो बड़ा अच्छा है। a dash का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए। a dash का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ ए। तो आप ऐसा करिए कि a dash a को लिखिए अगल बगल, तो a dash क्या हो जाएगा, व्हाट इज a dash, तो रो को कॉलम बनाइए, कॉलम अपने आप रो बन जाएंगे, 0 2y z x y माइनस z x माइनस वाई z। और a क्या होगा, ये आपका होगा, ये तो यही है 0 2y z x y माइनस z x माइनस वाई z। और इसके बाद देखिए ये 3/3 ऑर्डर का है, ये भी थर्ड ऑर्डर का है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स उसकी नंबर ऑफ रोज सेम है, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी 3/3 का आएगा। इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका बनेगा। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो 0 इंटू 0 0 x इंटू एक्स स्क्वायर, 0 को मैंने नहीं लिखा, फिर x इंटू एक्स, फिर एक्स स्क्वायर। फिर आप देखिए फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करते हैं, 0 इंटू 2y, 0 हो जाएगा, उसको नहीं लिखते हैं। फिर आपका देखिए एक्स वाई, ये आपका एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई, फिर आपका माइनस एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये सब 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करते हैं, तो 0 इंटू जेड 0, माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स जेड। ये समझ लीजिए कि जहाँ 0 है वहाँ पे यहाँ पे भी 0 मिलने वाला है। अब देखिए सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो 2y इंटू 0, ये आपका 0 नहीं लिखेंगे, चलिए वाई एक्स, तो वाई एक्स लिखते हैं, वाई एक्स, फिर माइनस का वाई एक्स, ये भी देखिए 0 हो गया। फिर आप इसमें देखिए 2y सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से, तो 2y इंटू 2y इट इज़ 4y स्क्वायर आ गया। फिर y इंटू वाई इट इज़ वाई स्क्वायर आ गया, ये आपका वाई स्क्वायर है। और फिर माइनस वाई इंटू माइनस वाई, फिर से आपका वाई स्क्वायर आ गया। फिर सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से, तो 2y इंटू जेड, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से होगा, तो 2y इंटू जेड, तो 2y इंटू जेड, फिर माइनस का वाई जेड, माइनस का वाई जेड, माइनस का वाई जेड और फिर माइनस का वाई जेड, देखिए फिर 0 हो गया। इसका करिएगा 0, फिर माइनस का जेड एक्स और 0 माइनस का जेड एक्स और प्लस का जेड एक्स, फिर 0 होगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का हो गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2y जेड
माइनस वाई जेड और माइनस का वाई जेड, ये कर दिया हमने। फिर आपका क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, थर्ड रो का थर्ड कॉलम से तो हो जाएगा जेड स्क्वायर, फिर आपका प्लस का जेड स्क्वायर, प्लस का जेड स्क्वायर और फिर प्लस का जेड स्क्वायर, ये आपका बनेगा। और बराबर में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये तो आप जानते ही हैं, दोनों इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसके बाद हम इधर लिखते हैं, तो देखिए मैं कैलकुलेट करके पूरा लिखता हूँ। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, बाकी ये सब कट गया, देखिए ये 0 0 बन गए, 0 0। इधर देखिए ये भी 0 बन गया, इधर क्या बना 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 6y स्क्वायर बन गया, 6y स्क्वायर। इधर आपका सब कट गया तो 0 बन गया, इधर देखिए ये भी 0, ये भी सब कट गया, 0 0 बन गया, सब 0 बन गया। इधर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब 3z स्क्वायर बन गया। और ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब क्या है, दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, तो दो मैट्रिसेस अगर इक्वल है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी द सेम। तो इसका मतलब है आप करिए, इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी तरह 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी तरह 3z स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू 1। तो इससे आया x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 एंड z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। तो इससे आया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 और z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का सलूशन निकाला। ये वीडियो आज का इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।